हम लोगों ने कुछ टॉपिक जो डिस्कस किए थे एज वी आर डन विथ यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 6 और उसके बाद में चैप्टर 7 दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट 4 स्टार्ट करना था। बट उसके पहले वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग समथिंग अदर नोट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इट टू CR और आपको उसमें से पेज नंबर 100 के पास जो डिजिटल सिग्नेचर वाले टॉपिक्स है वो पढ़ने थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाले टॉपिक जो है ये डिस्कस किए थे एंड टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विद दिस पार्ट। और इसमें जो भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें आप जो आगे वो वाले टॉपिक में देखेंगे वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो अभी हम लोग का नोट्स है तो यहाँ पे एज यू कैन सी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगे CA के। सीए कौन होगा? द पर्सन और वन हु प्रोवाइड्स अ डिजिटल सर्टिफिकेट। बराबर है, जो डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा इसको हम लोग सीए बोलेंगे। और उसके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो IT एक्ट 2000 में कहाँ पे दिए हुए? So as you can see here from section 17 to section 734 हम लोग कैसे याद रखेंगे? सेक्शन और 17 टू जा कितना होता है? 34 होता है। सो सेक्शन 17 टू सेक्शन 34 CA के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन किए हुए। Are we going to remember section 17 to section 34 rules and responsibilities of CA? ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट कि CA के रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है दे आर डिफाइंड फ्रॉम सेक्शन 17 और 17 टू ज़ा 34। तो सेक्शन 17 टू सेक्शन 34 के अंदर हम लोगों के CA के रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन IT एक्ट। एंड next important section is section 24. So as per section 24 CA can assign digital sign और digital signature। स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑफ है। ओ सॉरी, देख लो वापस एक बार बता देता हूँ। ये टॉपिक में हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला? वी हैव सेक्शन 24 जिसमें डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इशू कर सकता है CA। CA कैन इशू डिजिटल सिग्नेचर, बराबर है, और साइन एज पर सेक्शन 24 और उसके सारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे सेक्शन 17 से 34 के बीच में। तो सेक्शन 24 इज ऑल्सो बिटवीन 17 टू 34। ये हो गया। देन जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं CA के वो बेसिकली होते हैं CCA के साइड से। CCA को हम लोग बोलेंगे कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। जो डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करता है उनको कंट्रोल करने वाला जो अथॉरिटी होता है उनको हम लोग CCA बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न याद रखना है। सबसे ऊपर आपके पास होगा CCA, बराबर है। अब CCA के पास में एक डेटाबेस मेंटेन होता है और ये जो डेटाबेस है इसको हम लोग बोलते हैं NRDC, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। यहाँ पे दिया है देखो, ठीक है। सो CCA के पास एक मेन डेटाबेस होगा और ये डेटाबेस कहाँ से आएगा? मल्टीपल जो CA है वो CA जो जो जिनको भी वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो एक मेन यहाँ पे होगा। सो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं आपको बहुत सिंपल सा एक डायग्राम बताऊं,
So at the top we have CCA, कंट्रोलर ऑफ CA. इनके नीचे बहुत सारे CA होंगे, ठीक है. ये नेशनल लेवल पे आएंगे. इंडिया लेवल पे एक CCA होगा जो इंडिया के सारे CA को मॉनिटर करेगा. तो सपोज यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे CA है. अब ये जो भी CA है ये सबके पास अपना खुद का एक डेटाबेस होगा जिसमें उन्होंने जिनको जिनको सर्टिफिकेट दिया है उसका डिटेल रहेगा. ठीक है. और ये सबका कंबाइन एक डेटाबेस जाएगा CCA के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट. ये होगा. और CA के नीचे फिर कौन आएगा? CA के नीचे फिर हम लोग क्या आएंगे? पर्सन हु आर डिमांडिंग डिजिटल सर्टिफिकेट, दैट इज रजिस्ट्रार. सॉरी, सर्टिफिकेट को इशू करने वाले सब्सक्राइबर बोलेंगे. इन शॉर्ट क्लाइंट. ठीक है. सो हर एक CA के पास वो डिजिटल सर्टिफिकेट को जिसने सब्सक्राइब किया है ना, वो आपके सब्सक्राइबर रहेंगे. सब्सक्राइबर, डिजिटल सर्टिफिकेट सब्सक्राइबर. यहाँ पे भी सेम होगा, डिजिटल सर्टिफिकेट. हियर ऑल्सो सब्सक्राइबर्स आएंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स रहेंगे. सो फाइनल पर्सन्स हु आर यूजिंग दिस सर्टिफिकेट, इसको हम लोग सब्सक्राइबर बोलेंगे. सो आई होप ये डायग्राम क्लियर है. सो याद रखो, CA जिनको CCA जिनको अलाव करेगा उनको ही ये परमिशन मिलेगा. CCA कोई एक CA का ऑथोरिटी वापस भी ले सकता है, उनको एक्सटेंशन भी दे सकता है. तो अगर ये CA है, ठीक है, जैसे TCS है, सो TCS है. सो नाउ TCS को अगर ये सेम CA पोजीशन पे रहना है, CCA will monitor, audit all the activities, all the certificate issued by TCS to their subscribers. And ये subscribers अपनी and responsibility वो प्रॉपर मेंटेन कर रहा है कि नहीं, ये मॉनिटर करेंगे. Because the digital certificate issued by TCS to the subscriber, it also contains some rules and responsibilities. So whoever subscribes for this digital certificate, they are not supposed to misuse that certificate. आप समझो कि हम लोगों के पास अगर कोई if we have some फॉरेन, जैसे पाकिस्तान है, तो सपोज कि अगर पाकिस्तान के फेवर में कोई पर्सन है, उनके कोई अटैक प्लान कर रहा है, and if they got such digital certificate, now it's quite difficult for our intelligence agencies to decrypt the messages what they are sending from the digital certificate what they have received from the CA. So for that reason we supposed to maintain this level of security, as well as यहाँ पे वो security maintain करने के लिए we follow the audit pattern. So CCA always audit all the CAs, they verify what certificate they are providing, on what basis. Now इसके आगे नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो
क्या पैटर्न होगा वो देखो अभी। सो ये CCA वाला पैटर्न जो है वो हम लोगों ने समझ लिया। CA क्या होगा ये हम लोगों ने देख लिया। ओके, CA के पास डेटाबेस होगा, वो समझ में आ गया। अब और एक चीज, CA जो है वो अभी बहुत ज़्यादा बिजी होगा, वो खुद से काम नहीं करेगा, हर एक काम वो खुद से नहीं करेगा। तो इसके यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी होगा, दिस इज अंडर CA, ठीक है, दिस इज अंडर CA आई एम टॉकिंग। एंड एक साइड होगा वैलिडेशन ऑथोरिटी, ये भी किसके अंदर होगा, CA के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी मतलब अगर ये सब्सक्राइबर है, ये पर्सन है, इफ दिस पर्सन वांट्स डिजिटल सर्टिफिकेट, तो ये क्या करेगा, इट विल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट। वो किसके पास जाएगा, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जाएगा। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वेरीफाई करेगा कि जो डिटेल्स ये पर्सन ने प्रोवाइड किए वो सारे जेन्यून है, और उसका कंपनी में मैनेजर या MD लेवल का कोई एक पोस्ट है और वहाँ पे इतने कॉन्फिडेंशियल डेटा जा रहे हैं कि इसको डिजिटल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारा चीज़ें जो है वो वेरीफाई करने के बाद में वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को अगर लगेगा कि इसको डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, दे विल फॉरवर्ड द सेम रिक्वेस्ट टू CA, और CA क्या करेगा, CA विल इशू डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। नाउ वी हैव दिस पर्सन B और ये A है। A ने अपना डिजिटल सर्टिफिकेट जो है उसके थ्रू B के साथ उसको क्या करना है, बिजनेस करना है। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, B will send this digital certificate provided from A to validation authority, डिजिटल सर्टिफिकेट। तो वैलिडेशन अथॉरिटी क्या करेगा, इट विल जस्ट वैलिडेट वेदर दिस सर्टिफिकेट इज इशूड फ्रॉम CA और नॉट, और उसके लिए क्या करेंगे, सो दे विल टेक द हेल्प ऑफ डेटा जो CA ने मेंटेन किया है। CA के पास अपना जो डेटाबेस रहेगा, वो डेटाबेस में से वैलिडेशन अथॉरिटी विल वेरीफाई कि ये पर्सन A का A का जो डिजिटल सर्टिफिकेट यहाँ पे बताया है वो वैलिड है या नहीं है, क्योंकि हर एक सर्टिफिकेट कम्स विथ एक्सपायरी डेट। तो अगर मैंने आज आपको अगर इशू किया है तो 1-2 साल के बाद में दिस विल एक्सपायर एंड यू अगेन सपोज टू रिन्यू दैट डिजिटल सर्टिफिकेट। क्यों, बिकॉज आप ये टाइम कोई एक कंपनी में कोई एक पोस्ट पे हो जहाँ पे आपको डिजिटल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, इट माइट पॉसिबल फ्यूचर में आप वो पोस्ट पे ना भी रहो, तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यूस वेरीफाई करता है। सो आई होप ये जो भी मैंने बोला है वो क्लियर है, आपने ये नोट डाउन कर लिया है। सो नाउ अगेन विल गो बैक टू आवर थियरी टॉपिक। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों को वो बहुत सारे सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं जो अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने आपको सेक्शन 24 बोला, वो 17 to 34 बोला, वो कंट्रोलर ऑफ CA रहेगा। तो मतलब जो CA को जो अपॉइंट करते हैं उनका अपॉइंटमेंट का पावर जो है या उनको निकाल देने का पावर जो है वो CCA के पास होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे CCA टू लाइसेंस एंड रेगुलेट वर्किंग ऑफ CA। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको देखो यहाँ से दिया हुआ है, पॉइंट नंबर्स दिए हुए हैं हर एक पॉइंट के आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So the CA issues digital certificate for electronic authentication. CCA certifies public keys of CA। मतलब यहाँ पे जैसे अगर मुझे एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है, बराबर है, तो मेरे डिजिटल सर्टिफिकेट पे क्या रहेगा, पब्लिक की होगा, प्राइवेट की होगा एंड डिजिटल
सिग्नेचर मेरा जो होगा वो, प्लस डिजिटल साइन ऑफ सीए, जिसने मुझे ये सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है ना। तो अभी अगर सीए का खुद का अगर डिजिटल सर्टिफिकेट है, सीए का अगर डिजिटल सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर साइन किसका आएगा, सीसीए का आएगा। वैसे ही पैटर्न दिए। एंड नेक्स्ट आपको क्या बोला है, सीसीए सर्टिफाइज पब्लिक की ऑफ सीए यूजिंग इट्स ओन प्राइवेट की। बराबर है, मतलब सीए के पास भी अपना खुद का मेन सर्टिफिकेट होगा, which enables users in cyberspace to verify that given certificate issued by is by a licensed CA or not। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट में कोई फेक सीए आ गया और आपके पास से पैसा लेके ऐसे ही कोई भी सर्टिफिकेट उठा के दे रहा है। फॉर दिस पर्पज वी हैव रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये याद रखना है। हम लोग के पास क्या है, RCAI, रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ध्यान रखता है कि जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वो जेन्यून सीए के पास से हो रहा है या कोई फेक सीए उठा के नाम के लिए पैसा कमाने के लिए सर्टिफिकेट उठा के प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया, एनआरडीसी भी बता दिया मैंने। अब इसके आगे अगर आप देखेंगे रूल्स परफॉर्म बाय सीए क्या होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। डिटेलिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो डायग्राम से, ठीक है। नाउ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो सेम डायग्राम यहाँ पे दिया है, देखो। वी हैव दिस यूजर, दैट इज यूजर ए। अब इसको क्या चाहिए, ही वॉन्ट्स अ सर्टिफिकेट, ही फाइल्स एन एप्लीकेशन, बराबर है, एप्लीकेशन टू इशू डिजिटल सर्टिफिकेट। ये किसके पास गया, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास गया। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी विल वेरीफाई हिज एप्लीकेशन कि जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो जेन्यून है, ऐसे ही बताने के लिए तो नहीं बताया। ये सारा चीज़ वेरीफाई करने के बाद में अगर वेरिफिकेशन अगर सक्सेसफुल होता है तो दिस वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी विल रिक्वेस्ट फॉर सीए, बराबर है, टू इशू। और सीए क्या करेगा, ये विल प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट टू दिस पर्सन, और ये सर्टिफिकेट लेके he can sign a digital contract with this company, this is the digital contract। और उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो साइन करने के लिए दे विल यूज और फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल यूज डिजिटल सिग्नेचर प्लस टू encrypt this document he will use his पब्लिक की ऑफ दिस शॉप, है ना। तो ये जो उसका सर्टिफिकेट जो मिला है इसके ही कोई ना कोई पार्ट यूज़ करके ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करने का ट्राई करेगा, प्रोसेस करने का ट्राई करेगा। लेकिन एबीसी सबसे पहले वो क्या करेगा, ही विल सेंड दिस टू वैलिडेशन अथॉरिटी, और वो वैलिड है या नहीं उसका सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा, सीए के पास जो उन्होंने डेटाबेस बना रहेगा, है ना, डिजिटल सर्टिफिकेट का रिपॉजिटरी, उसमें से वैलिडेशन अथॉरिटी विल वेरीफाई और वो रिजल्ट जो है वो यहाँ पे बताएंगे। गेटिंग, ये देखो यहाँ से ये सर्टिफिकेट जो आया वो सर्टिफिकेट उसने एबीसी शॉप ने किसको भेज दिया, वैलिडेशन अथॉरिटी को। वैलिडेशन अथॉरिटी ने ये जो डेटाबेस है सीए के पास वो उसमें से वैल्यू फैच करके यहाँ पे ये डिटरमाइन करेंगे कि हाँ ये जो सर्टिफिकेट आया है उनको यूज़र ए के पास से वो वैलिड है या नहीं है। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ अगेन विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो ये जो हम लोग का टॉपिक हो गया, इसके आगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट है इट्स अबाउट जो पब्लिक की सर्टिफिकेट इशू होता है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें रहता है। तो डिटेल यहाँ पे दिए हुए है, ये डायग्राम भी अगर आप देखेंगे। सो व्हाट थिंग्स वी हैव ऑन दिस पब्लिक की सर्टिफिकेट, क्या क्या चीज़ें रहेंगे। सो यहाँ पे देखो यूज़र ने अपनी साइट से जो इशू किया हुआ है उसके ऊपर यूज़र नेम आएगा, यूज़र्स पब्लिक की, सीए का नाम, वैलिडेशन पीरियड। वैलिडेशन पीरियड मतलब आई कैन से आज सपोज 8 मार्च है,
तो अगर आज इशू हुआ है तो आज से आई कैन से 8 मार्च 2020 तक, दिस इज द वैलिडेशन पीरियड। सिग्नेचर ऑफ सीए मतलब डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सीए, ठीक है। और ये सब इंडिविजुअल यूजर्स के वैसे कहाँ पे जाएंगे, सीए के पास, जो उसका दिस इज सीएस रिपोजिटरी, वहां पे सेव होंगे। सो एज यू कैन सी जो भी सर्टिफिकेट इश्यू होता है दे आर साइंड बाय यूजिंग सीएस प्राइवेट की, ठीक है। सो इतनी सारी चीजें रहेंगे, ये आपको याद रखना है। डिजिटल सर्टिफिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट कोई एक कंप्यूटर पे इट कैन इंस्टॉल्ड ऑन एनी वन कंप्यूटर, ओके, वन पीसी ओनली वंस। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 कंप्यूटर पे डाल के रखोगे। 10 कंप्यूटर पे डालने का मतलब है कि आपके साइन के 10 कॉपी बन गए, दैट्स नॉट अलाउड। नेक्स्ट वी हैव इज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। कैसे वर्क करेगा, बहुत सिंपल है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव फ्रंट एंड यूजर, वो उसको वेब सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो ही लॉग इन ऑन एप्लीकेशन। और ये जो एप्लीकेशन है वो क्या करेगा, यूजर्स के लॉगिन डिटेल क्रेडेंशियल्स जो है वो वेब सर्विस प्रोवाइडर को भेजेगा, वहाँ से ये डेटाबेस के पास जाएगा रिपोजिटरी पे, वहाँ से वेरीफाई होगा। वेरिफिकेशन सक्सेस होता है तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो प्रोसेस क्या हो रहा है, फ्रंट एंड से वेब सर्विस कंज्यूमर के पास, वहाँ से वेब सर्विस प्रोवाइडर, और वहाँ से यूज़र रिपोजिटरी के पास गया। नेक्स्ट शॉर्टकट होता है बहुत बार, तो शॉर्टकट में क्या होगा, ये रास्ता को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़र का ऑथेंटिकेशन वेब सर्विसेज के पास से डायरेक्ट डेटाबेस में क्या होगा, वेरिफिकेशन के लिए आएगा, लॉगिन डिटेल्स वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। इफ वेरिफिकेशन अगर करेक्ट है तो फिर क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ से उसको वेब सर्विस प्रोवाइडर के पास से जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड है वो मिल जाएंगे। नाउ इसके आगे नेक्स्ट हम लोगों का होगा पब्लिक की सर्टिफिकेट यूसेज। कैसे वर्क होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी जो डिस्कस किया है वही सेम चीज़ यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट्स दिए हुए देखो। फर्स्ट बॉब है, तो बॉब ने क्या किया, ही रिक्वेस्टेड, बराबर है, बॉब आस्क सीए, ये सीए है यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द सीए, रिक्वेस्ट फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट। तो ये कहाँ पे जाएगा, सीए के पास, जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रहेगा वहाँ पे, और वहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा सीए के पास में, और सीए फिर डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करेगा अगर उसको वैलिड लगता है। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट लेके बॉब विल ट्राई टू मेक अ बिजनेस डील विद अलाइज। अलाइज डायरेक्टली बिजनेस डील करने के पहले ही विल सेंड इट टू वैलिडेशन अथॉरिटी, बराबर है, जो सीए के अंडर है, टू वेरीफाई सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट वैलिडेशन जो है, वैलिडेशन अथॉरिटी से डिटेल्स कहाँ से फैच होंगे, सीए के पास जो डेटाबेस है ना। और पॉइंट नंबर 7 में सीए रिस्पॉन्ड करेगा, अगर सीए का रिस्पॉन्ड पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर ये दोनों के बीच में बिजनेस डील हो जाएगा। इसको पब्लिक की सर्टिफिकेट यूसेज ये वे में आप बोल सकते हो। ओके, प्राइवेसी एंड फ्रीडम इशू इन साइबर वर्ल्ड बहुत सिंपल है। अब मैं ये आपको यहाँ पे अलग से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स पढ़ना है, जो जो मैं पेजेस यहाँ से बता रहा हूँ ये सारे पढ़ने हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया है, ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटिव है, क्या बोला है, ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटिव इट हेल्प्स टू launch and continue to support the multi-stakeholders initiative to protect advance freedom expression and privacy. Freedom
इंटरनेट पे आप क्या एक्सेस कर सकते हो, क्या एक्सेस नहीं कर सकते, आप अपने थॉट्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर ट्विटर है, आई हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस, सो आई कैन राइट एनीथिंग ऑन ट्विटर, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम सामने वाले के पास भी राइट टू लिव विद डिग्निटी है, सो आई कैन नॉट हेम्पर दैट राइट। तो सपोज कि अगर ऐसा हुआ कि मैंने, जैसे आप देखो कि वी हैव अ वेरी फेमस इशू जहाँ पे दिल्ली चीफ मिनिस्टर एज एलिज्ड सम पॉइंट्स ऑन फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, जो अभी तो रहे ही नहीं है। तो उनके अगेंस्ट न्यूज़ में जो इलेक्शन कैंपेन्स थे उसमें आके बहुत सारी चीज़ें बोले थे। नाउ अरुण जेटली फाइल्ड वन डेफेमेशन केस अगेंस्ट दिस पर्सन। तो बेसिकली हुआ क्या था कि आपने फेसबुक पे, ठीक है, फेसबुक देन ट्विटर, ये ऐसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी यू स्टार्टेड स्प्रेडिंग रूमर्स अगेंस्ट दिस पीपल। तो इफ़ यू हैव फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेस, मतलब न्यूज़ चैनल वाले अगर कुछ बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, तो आपके पास राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सॉरी। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उसका मतलब क्या है, आपके पास एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब कोई एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम लोग कोई एक गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी से या एक प्राइवेट बॉडी भी रहेंगे, कंपनीज रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास अगर शेयर्स है, उनके इन्वेस्टमेंट, पब्लिक के इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर वी कैन आस्क क्वेश्चन टू देम। उनके कंपनी में अगर कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, वी कैन आस्क क्वेश्चन टू देम। इलेक्शन में अगर कुछ हो रहा है, वी कैन आस्क क्वेश्चन टू देम। तो मेनली क्या है कि यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स जो है वही ये काम कर रहा है, लेकिन हम लोग भी कर सकते हैं। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करते हो। अगर गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ है, इफ़ यू डोंट लाइक दोज पॉलिसीज़, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेस ये हम लोगों के राइट्स है ना। एंड प्राइवेसी, दैट इज़ ऑल्सो आर राइट। तो आपका जैसे राइट टू प्राइवेसी है, वैसे दूसरे का भी राइट टू प्राइवेसी है। तो अगर कोई पॉलिटिशियन है, कोई सेलिब्रिटी है जो फॉरेन में कहीं पे अगर ट्रिप पे गए, तो आप वहाँ पे उनके पीछे पीछे कैमरा लेके जाएंगे, वो किसके साथ है ये सब हम लोग करेंगे। दैट्स नॉट अलाउड बिकॉज दे टू हैव राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। किसी का एमएमएस बनाना, दैट्स नॉट अलाउड, दैट्स अ राइट टू प्राइवेसी। सो यहाँ पे देखो कि ये जो है ना, ये राइट्स आज के टाइम पे इन आईसीटी वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आई फॉर इंफॉर्मेशन, C for communication एंड T फॉर टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी एरा जो होता है हम लोगों का, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला एरा, इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबके पास है, राइट टू प्राइवेसी सबके पास है, लेकिन वो मेंटेन नहीं होते, तो आपको वो मेंटेन करना है। तो ये जो भी नेटिजन्स है, मतलब जैसे सिटीजन होते हैं वैसे इंटरनेट के ऊपर कोई रहेंगे उनको हम लोग नेटिजन बोलते हैं। तो नेटिजन प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये फ्री एक्सेस जो है वो इंटरनेट का ये सबके पास रहेगा, कम्युनिकेशन टूल सबके पास रहेंगे, बट वी सपोज टू प्रोवाइड वन बॉर्डर लाइन, वन एसेंशियल सिक्योरिटीज टू अदर पीपल्स राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस, प्राइवेसी, है ना, एंड उनका राइट टू लिव विद डिग्निटी। मतलब आपके अगेंस्ट कोई भी अगर कुछ भी अगर रूमर्स फैला रहा है, दैट मीन्स दैट हर्ट्स योर डिग्निटी। सो अगर किसी के पास अगर फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेस है, इट डजेंट मीन्स कि इट कैन हर्ट अदर पीपल्स right to live with dignity. Remember, these all are fundamental rights I'm talking about. So if your fundamental rights gets violated, you can directly file a case in Supreme Court. No other courts are required. नॉर्मली अगर आपके छोटे मोटे अगर कुछ केस रहेंगे, सो वी गो टू लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर जो फास्ट ट्रैक बॉडीज हम लोगों ने बनाए रहेंगे टू सॉल्व दोज डिस्प्यूट्स एंड एवरीथिंग। बट इफ अ फंडामेंटल राइट्स गेट्स वायलेटेड, वी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपका केस चलेगा। दिस इज द मेन एडवांटेज। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ माई फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटिंग, और वो, अब देखो किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ रूमर्स फैला है, तो वो टाइम पे आप उसके अगेंस्ट डेफेमेशन केस फाइल करेंगे,
ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार कहीं पे अगर मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तो मैं उठ के सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, नहीं, डेफिमेशन एक प्रोसीजर दिया हुआ है तो वो फॉलो करेंगे। आप देखो कि दिल्ली में फायर क्रैकर्स बैन किया था क्योंकि पोल्यूशन बढ़ जाए, सो देर आर मैनी पीपल हु फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दिस डिसीजन in Supreme Court stating that as per the fundamental right to follow your religion and rituals, that is also a fundamental right. So one cannot limit us, or one cannot stop us by following our rituals and religious practices. So we do have a fundamental right based on which I can follow, or I can follow any practice of any religion. Like it's not compulsory. I can convert myself from one religion to other religion as well, and I can also follow those rituals as well. So that is also a fundamental right. So if you try to stop some rituals or practices, that means you are violating, or you are some or the other way you are limiting some other people's fundamental right. The same thing is happening in Maharashtra and Mumbai especially as well during Navratri period. Like before the Navratri used to go like 11 or 12 o'clock, and now we have a limitation on the same thing. Why? Because following this ritual, that's a fundamental right, but at same point of time other people also got a fundamental right जहाँ पे uh, 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 freedom to live in a peaceful environment, that is also a fundamental right. So if you are following for your religious practices, if you are disturbing some other people, और उनको अगर पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, सो देयर फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो गेटिंग वायलेटेड, सो दे कैन आल्सो फाइल अ केस, एंड द सेम थिंग वाज गोइंग ऑन। आप देखो कि जहाँ पे प्रीवियसली गवर्नमेंट अलाउड कि नवरात्रि विल गो ऑन टिल 11, बाद में वो 10:30 होता है, बाद में वो 10 होता है। सो अगेन एंड अगेन सम और द अदर केस गोज टू सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ से ये डिसीजन आता है एंड फाइनली गवर्नमेंट डिसाइड्स दिस। सो यूएस के अंदर नेटिजन वाला प्रोजेक्ट चला था जिसके अंदर हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सो यू कैन जस्ट वेरीफाई, यू कैन जस्ट गो थ्रू, रीड आउट दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास टॉपिक है व्हाट इज ई गवर्नेंस। क्या होता है ई गवर्नेंस, समझते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट विच इज गिवन इज ई गवर्नेंस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। ई गवर्नेंस मतलब कुछ चीज़ें, कुछ प्रैक्टिसेस जो आप गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के मॉडल्स कौन से रहेंगे। सो वी हैव मल्टीपल सच मॉडल्स एज प्रोवाइडेड हियर। फर्स्ट वी हैव ई गवर्नेंस। क्या बोला है, e-governance is the application information and communication technology, ICT आएगा, information communication technology, है ना, जहाँ पे we try to provide some useful informations. First क्या बोला है, delivering government services, exchange of information, communication, transactions. Like now if I file an RTI, देखो RTI जो है ना ये 2005 में RTI एक्ट आया था, ठीक है। सो नाउ आई कैन फाइल एन RTI रिक्वेस्ट एंड आस्क एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट्स। जैसे आई कैन फाइल एन RTI एंड आस्क कि ओके अगर गवर्नमेंट आर सेइंग कि ओके दे हैव स्पेंड दिस मच मनी एज प्रोवाइडेड इन द बजट ऑफ दिस ईयर, सो आई कैन फाइल एन RTI इंफॉर्मेशन आस्किंग देम टू गिव मी अ डिटेल अकाउंट ऑफ दैट बजट, कि आपने इतना पैसा जो आपने स्पेंड किया है। लाइक इफ गवर्नमेंट सेज कि ओके हम लोगों ने ये टाइम जो पैंडमिक सिचुएशन में वी हैव स्पेंड 2 लाख करोड़, सो आई हैव अ राइट एज पर द टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री। 2 लाख करोड़ मैंने टैक्स पे नहीं किया है, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने टैक्स पे किया है। सो आई टू हैव अ राइट टू आस्क और क्वेश्चन अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये 2005 में पास किया था। पहले भी था लेकिन एक्टिवली तभी से आया, और उसके बेस के ऊपर गवर्नमेंट एजेंसीज के पास से हम लोग, या आपको कहाँ पे भी अगर रिक्वायरमेंट है, ऐसे कोई बड़े अथॉरिटीज़ है उनके पास आप RTI रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं।
नॉर्मली आप देखो कि हम लोग जैसे आपने वो मैगी वाला केस देखा रहेगा, तो मैगी के जो भी हम लोग फूड प्रोडक्ट परचेस करते हैं, यू विल फाइंड अ डिटेल इंग्रेडिएंट इंफॉर्मेशन ऑन दोज पैकेट्स। तो वो क्या है, वी हैव अ राइट टू इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ आवर फंडामेंटल राइट। और उसी के बेस के ऊपर जो भी आप मेडिसिन या जो भी प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करते हैं, कोई एक प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं, तो उसकी डिटेलिंग जो है वो प्रोडक्ट के पीछे या कहीं पे तो आपको प्रोवाइडेड रहेगा। दिस इज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आप अगर कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, या फिर अब मैगी ने कुछ कंटेंट जो वहाँ पे बताया था एंड एक्चुअल टेस्टिंग में वो कंटेंट वर डिफरेंट एंड दैट्स वाई मैगी गॉट बैंड। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी करेक्ट। अगर वो करेक्ट नहीं है तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो अब देखो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अप्लाइड ऑन पब्लिक अथॉरिटीज एंड मैनी अदर प्लेसेस, बट नाउ वी आर नॉट इन अ सिचुएशन, और एज पर जैसे कोई पार्टी बनता है, वी हैव बीजेपी, कांग्रेस एंड मैनी अदर पार्टीज, सो दे डू हैव वन act or a rule based on which they can establish their own party, political party. Now political party becomes a private body, and hence a private body को इंडिविजुअली कोई पब्लिक में से आके कैन नॉट क्वेश्चन कि आपके पास कितने फंड्स आए और कहाँ पे गए, बट स्लोली वी ड्रैग दिस बॉडी इन अ पब्लिक स्फीयर। ठीक है, और अभी हम लोगों ने इसको ये कर दिया है, लेकिन अभी जैसे ही पब्लिक स्फीयर में अगर हम लोगों ने लाया पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप देखो कि बीजेपी गवर्नमेंट के साइड से व्हाट चेंजेस दे हैव मेड इज कि whoever वी हैव अ डोनेशन बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर मुझे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना है ना, तो अभी क्या होता था आरटीआई के अंदर, जैसे ही हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को लेके आए, मतलब अभी दे आर लायबल टू गिव अ डिटेलिंग ऑफ द फंड्स, कहाँ से उनको कितना पैसा रिसीव हुआ है एंड हाउ दे आर स्पेंडिंग करोर्स ऑफ रुपीज इन इलेक्शन। ठीक है, तो अभी what BJP government modifies the rule, they have started with this bond kind of a concept. I can go to SBI or such nationalized banks. Nationalized banks मतलब ICI, HDFC, SBI, ये सारे nationalized बैंक है। ठीक है, 1991 के रूल्स के हिसाब से छोड़ो, नेशनलाइज ऑल ओवर इंडिया आपको मिलेंगे बड़े बैंक्स, प्राइवेट लिमिटेड नहीं। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, एस बी आई इज नेशनलाइज बैंक। यहाँ से आई कैन जस्ट परचेस अ बॉन्ड। अब बॉन्ड जो है वो मैं 1,000 का ले सकता हूँ, 10,000 का ले सकता हूँ, बराबर है, 1,00,000 का बॉन्ड ले सकता हूँ। नाउ दिस इंफॉर्मेशन विल रिमेन अ कॉन्फिडेंशियल, जो सिर्फ बैंक के पास होगा। तो मतलब ये जो डोनेशन होगा, जो इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड, आई परचेस वन बॉन्ड, बराबर है, मेरा SBI में अकाउंट है या अकाउंट नहीं भी है, तो आई जस्ट पे SBI 1,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ एंड आई से कि प्रोवाइड मी अ बॉन्ड, और ये बॉन्ड को लेके जाके मैं सपोज बीजेपी को मैं डोनेट कर रहा हूँ। सो नाउ एज पर द न्यू रूल्स, जो भी डोनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इफ दे वांट दे कैन कीप देमसेल्व्स हाइड। तो मतलब इफ आई क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू दिस RTI एक्ट बीजेपी को कि भाई आपके पास 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ कहाँ से आया, दे विल से कि ओके वी हैव रिसीव्ड दिस मेनी बॉन्ड्स। नाउ द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड डोनर्स, दैट्स अ हिडन वन एज पर द रूल। सो ठेंगा कुछ नहीं मिलना है, कहाँ से कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। सो आप देखो कि कोई रूल्स अगर चेंज हो रहा है ना, और अपोजिशन पार्टीज अगर उसमें कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वो अगर वो बूमा बूम कर रहा है, सो देयर हैज़ टू बी सम थिंग्स जो कहीं ना कहीं एक पार्टी को हेल्प कर रहा है और दूसरे पार्टी को वो पसंद नहीं आ रहा है।
सो आप देखो कि बॉन्ड्स लेके आए और आरटीआई एक्ट के अंदर आप पॉलिटिकल पार्टी को लेके आए, तो पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई एक्ट में आ गया, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन करूंगा दे विल से कि वी रिसीव्ड 100 करोड़ का 500 करोड़ का बॉन्ड्स। नाउ जिसने बॉन्ड हम लोग को प्रोवाइड किया है उसका इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल विच स्टेज विद बैंक। तो अगर ऑफिशियली अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो फिर आप वारंट लेके जाएंगे, पुलिस का वारंट, जिसके बेस के ऊपर यू कैन आस्क बैंक टू रिवील दोज इंफॉर्मेशन, तब जाके कहीं तो मिलेगा। लेकिन उसके लिए यू सपोज टू प्रूव कि ओके ये XYZ पर्सन है जो इनलीगल वे में पैसे कमाए थे उसने और वो उठा के उसने बीजेपी को दिया है, लेकिन वो भी कैसे पता चलेगा? क्योंकि बॉन्ड जो दे रहा है उसका इंफॉर्मेशन आपका कॉन्फिडेंशियल है। बीजेपी सेज कि बीजेपी को भी नहीं पता है कि किसके पास क्या इंफॉर्मेशन है। ओके, सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी ट्रिकी। सो ई गवर्नेंस के अंदर देखो आपको क्या क्या दिए हुआ है। वी हैव गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स या कस्टमर्स या सिटीजन्स बोलेंगे, यहाँ पे कस्टमर नहीं आएगा, सिटीजन्स आएंगे, क्योंकि वी आर द सिटीजन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। ये वर्ड यहाँ पे प्रॉपर नहीं लगता है, तो हम लोग ये गवर्नमेंट टू कस्टमर तो आता है, लेकिन गवर्नमेंट टू कस्टमर से बेटर साउंड क्या करता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब इंडिया में क्या आएगा? स्टेट गवर्नमेंट टू अदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जैसे आप देखो कि टैक्स कलेक्शन होता है, तो टैक्स कलेक्शन के बाद में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा टैक्स गया और सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट दैट टैक्सेस अमंग द स्टेट्स। देन बाकी के कुछ पैटर्न्स है वो सारे यहाँ पे जाएंगे। सो गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, जैसे अगर आप जीएसटी फाइल कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल दिया है ना, तो आपको गवर्नमेंट के पास लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या कस्टमर, तो अगर मुझे लाइसेंस है, पासपोर्ट की ज़रूरत है, टैक्स फाइल करना है, तो मैं अपना टैक्स फाइल कर सकता हूँ। देखो, इंडिविजुअल पर्सन फाइल्स टैक्सेस, बिजनेसेस दे रिटर्न दे जीएसटी, तो ये है। प्लस इंडिविजुअल पर्सन कैन ऑल्सो फॉलो सम अदर इंस्ट्रक्शन। सो आपको यहाँ पे देखो गवर्नमेंट कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका डिटेलिंग जो है ना वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो फर्स्ट तो ये पॉइंट हो गया। देन थ्रू ई गवर्नेंस गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स इन अ कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। बहुत सिंपल है। ट्रांसपेरेंट हो गया मतलब मैंने अगर कोई एप्लीकेशन फाइल किया आज के टाइम पे, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको वो प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम में विजिबल है कि भाई मैंने 1 महीना पहले रिक्वेस्ट किया था। आपने बहुत बार सुना रहेगा। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर मैंने 1 महीने पहले रिक्वेस्ट किया है और आपने उसको प्रोसेस नहीं किया है, तो दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज नाउ रिस्पॉन्सिबल। पहले क्या होता था कि वो आपका रिक्वेस्ट जो है ना वो 5-6 महीना, जब तक यू डोंट पे देम सम अंडर द टेबल, इफ यू डोंट पे समथिंग, आपका काम नहीं होता था। तो वो 5-6 महीना अगर ऐसे ही आपका फाइल अटका के रखा है, कोई प्रोजेक्ट का फाइल आपको सैंक्शन करना है, आपको कोई गवर्नमेंट के पास से लाइसेंस रिक्वायर्ड है। आप देखो जो हम लोगों ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लिए ना, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स, तो इसके बाद में लाइसेंस राज जो था वो खत्म हो गया। लाइसेंस राज बोलते हैं हम लोग इसके पहले का जो एरा था इसको, क्योंकि फॉर एवरी अदर थिंग यू रिक्वायर्ड वन और द अदर लाइसेंस, और वो लाइसेंस के लिए यू सपोज टू गो टू सम और द अदर गवर्नमेंट एजेंसी, और वहाँ पे जाके इतना तकलीफ होता था लोगों को। I'm not saying कि everyone was corrupt, but most of time you will find कि under the table जब तक आप कुछ भी नहीं दोगे, आपको लाइसेंस या कोई एक सिंगल फाइल आपका आगे जाता ही नहीं था। फिक्स डिमांड्स थे, फिक्स रेट्स थे, क्योंकि अगर आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट बना रहे हो, इफ दैट इज द प्रोजेक्ट ऑफ दिस साइज, यू सपोज टू पे दिस मच मनी। सो लिबर्टी का मतलब क्या है? आपने ये जो लाइसेंस राज का कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम कर दिया। नंबर ऑफ लाइसेंसेस जो आपको रिक्वायर्ड थे, जैसे अभी इंस्टेड ऑफ 3 डिफरेंट लाइसेंसेस आई रिक्वायर्ड ओनली 1 लाइसेंस, तो आपको 1 लाइसेंस मिल गया, आप ये तीनों काम कर सकते हैं। गेटिंग, और उसका जो प्रोसीजर था वो हम लोगों ने और सिंपल कर दिया, सो दैट ये करप्शन कम हो जाए।
जब आप ऑफलाइन चल रहे थे ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी करप्शन उतना कम नहीं हुआ, तो आप ऑनलाइन लेके आए चीज़ों को। ऑनलाइन का मतलब अब मैं अपने घर पे बैठे हुए एप्लीकेशन फाइल करूँगा, वो एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन मैंने एप्लीकेशन फाइल किया और वो अगर प्रोसेस नहीं हुआ है, तो ऑनलाइन इटसेल्फ आई कैन क्वेश्चन कि भाई मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे ऑथोराइज्ड पर्सन रहेगा ही सपोज टू आंसर, क्योंकि ये इसका फाइनल रिपोर्ट बन के इसके हायर अथॉरिटी के पास जाएगा। तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मुझे अंडर द टेबल कुछ मिला नहीं था, ये पर्सन मेरे सामने ही नहीं आया एंड हेंस मैंने उसको प्रोसेस नहीं किया। तो ई गवर्नेंस देर आर नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज फॉर दिस, ये सबको हेल्प करेगा। सो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस वी हैव दिस मैनी सर्विसेज जो आपको ई गवर्नेंस के अंदर मेंशन होते हैं या प्रोवाइड होता है। तो ये सारे सर्विसेज आज हम लोगों के पास भी अवेलेबल है ना। तो आप देखो कि हम लोग जब अगर बच्चा बॉर्न होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो मिलता है। आप स्टूडेंट है तो आपके पास जो डिग्री मिलता है, आपको एसएससी डिग्री हो गया, स्कॉलरशिप मिलता है, ई लर्निंग के लिए कुछ मिलेगा, बाकी के सर्टन स्कॉलरशिप्स रहेंगे। अगर आप कास्ट के अंदर आते हैं तो आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं ये सारे ई गवर्नेंस के अंदर आ गए। देन आप बड़े हो गए, जॉब पे, तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन, आरसी बुक जो आपको मिलता है, ड्राइवर रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं स्पेशल। इफ़ यू नोटिस चर्च गेट के ऊपर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, वहाँ पे जाके यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन और आपके कैलिबर आपके लेवल के हिसाब से आपको वहाँ पे जॉब मिल सकता है। देन नेक्स्ट यू हैव अ फैमिली, तो आपको देखो अगर आपके पास एग्रीकल्चर, आप अगर फार्मर हो, एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदा है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स भरो और उसके आगे के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, है ना। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, बाकी के यूटिलिटीज़ है, म्यूनसिपलिटी के कोई सर्विसेज है वो आप यहाँ से इनहेरिट कर सकते हो। ओल्ड एज अगर आप हो गए तो गवर्नमेंट की साइड से देखो पेंशन सर्विसेज जो है वो आता है। इंश्योरेंस सर्विसेज गवर्नमेंट के अंदर, इंश्योरेंस एलआईसी जो है दैट इज वन नॉट, एलआईसी इज नॉट अ प्राइवेट बॉडी, ठीक है। अदरवाइज इतने लोगों का बर्डन वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो वो हेल्थ केयर सर्विसेज है, डेथ सर्टिफिकेट अगर कोई अगर एक्सपायर हो गया तो ये सब आपको मिलता है। दैट इज कम्स नाउ अंडर अ ई गवर्नेंस। मतलब किसी का डेथ सर्टिफिकेट है, अब वो जेन्यून है या नहीं है ना, तो वो आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड से वापस वेरीफाई कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सर्वर पे वो मेंटेन किया हुआ रहेगा। ऐसे ही उठ के किसी को हम लोग डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट अलॉट नहीं करते। तो स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े जो बुक्स मेंटेन होते थे उसके जगह पे ये सारे काम आजकल कंप्यूटर्स पे हो जाते हैं। दैट्स इट। बाकी के पॉइंट्स जो है वो आप पढ़ सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको गवर्नमेंट टू सिटीजन्स या कस्टमर बोलेंगे, जैसे मैंने आपको बोला टू वे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सिटीजन्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपने प्रॉब्लम्स को वो गवर्नमेंट को बता सकता है, वो यहाँ पे दिए। आई होप आप पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय क्या क्या सर्विसेज रहेंगे, सो ऊपर मैंने बताया आपको पेंशन सर्विस। देन यहाँ पे देखो हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, पेंशन सर्विस, ये सारे गवर्नमेंट के साइड से अपने एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी वो सेम चीज़ें मिलेंगे ना। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दिस आर द पॉइंट्स। सो दैट्स इट। गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या रहेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे देखो ई गवर्नेंस ऑफ साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, बेसिक पॉइंट्स है। यहाँ से आपको ये वाला जो है इतना पढ़, यहाँ तक इतना ये पढ़ लेना है। सो मेनली पेज नंबर ये 116 दिया हुआ है। सो हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, देखो मैं आपको बता देता हूँ। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 से पेज नंबर 116 तक। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पेज नंबर 100 से चालू किया था। फ्रॉम दैट पेज टू पेज नंबर 116 तक सारे डिटेल्स आपको पढ़ के रखना है। ये नोट्स आपको पढ़ना है, ये मैं सीआर के साथ शेयर कर दूंगा और साथ में ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। अगर किसी ने नहीं मिला है तो आप ले सकते हो। आई हैव शेयर्ड दिस नोट्स विथ RCR, ठीक है।
रिमेंबर ये जो नोट्स मैंने आपको दिया है इसके ऊपर टाइटल देख लेना। पुराना नोट्स है ये, ओल्ड सिलेबस का। सो यहाँ पे 17-18 लिखा हुआ रहना चाहिए। दिस इज़ माई नोट्स, IPR साइबर लॉ यूनिट 1 to 6 ऐसा दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पे ईयर 17-18 दो नोट्स है, एक 15-16 वाला और एक 17-18 वाला अपडेटेड वर्जन है। तो ये 17-18 वाला आपको पढ़ना है। सो इसके लिए मैंने वापस शेयर कर दिया है और ग्रुप पे भी मैं डालूंगा, वो ये वाला डालूंगा, तो याद रखना। नाउ विल स्टार्ट विथ यूनिट 4 का चैप्टर 7। Now we'll be starting with chapter 7 of unit 4. This is the last part. क्या क्या पॉइंट्स दिए जो मैंने आपको पुराने नोट्स में से पढ़ा दिए वो सेम टॉपिक्स यहाँ पे। डिजिटल सिग्नेचर, CA कौन होगा और ई गवर्नेंस क्या होगा। क्विकली विल जस्ट रिवाइज इन IT Act 2000, IT Act 2000 में we have section 24 which gives the permission to CA to issue a digital signature। ठीक है, as per section 24 of IT Act 2000 CA जो है he can issue a digital signature। और CA के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ से कौन से सेक्शन में आएंगे, सेक्शन 17 टू सा कितना होता है 34, तो सेक्शन 17 to सेक्शन 34 ऑफ IT Act 2000 उसके अंदर आपको CA के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगे। और उसी में देखो ये सेक्शन 24 है जिसके बेस के ऊपर CA कैन इशू अ डिजिटल सिग्नेचर, ये याद रखना है आपको। तो डिजिटल सिग्नेचर ये क्या होगा वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। सो एज यू कैन सी डिजिटल सिग्नेचर अगेन यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है क्यों यूज करते हैं, हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे आपको एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है जो हम लोगों ने पुराने नोट्स में नहीं देखा था वो ये वाला है। देखो, डिजिटल सिग्नेचर आर यूज्ड इन ई-कॉमर्स एंड बाय ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझा। फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर इन IT Act मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सेक्शन 3 ऑफ IT Act डिस्क्राइब्स ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ऑथोराइज कर रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा वो आपको किस में दिया हुआ है, सेक्शन 3। याद रखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हाउ यू आर गोइंग टू ऑथेंटिकेट, तो क्या आप पे क्या बोला, ऑथेंटिकेशन ऑफ अ रिकॉर्ड। अब सब्जेक्ट टू द प्रोविजन एनी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। मतलब मैं कोई एक जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है, बराबर है, जैसे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। सो कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ। ऑथेंटिकेट का मतलब आई कैन प्रोवाइड माई डिजिटल सिग्नेचर ऑन इट। ये पावर है मेरे पास अंडर सेक्शन 3। याद रखो, सेक्शन 24 CA को पावर दे रहा है टू इशू डिजिटल सिग्नेचर टू इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ CA। एंड नॉर्मल जो सब्सक्राइबर्स है डिजिटल सर्टिफिकेट के, उनके पास ये पावर है एज पर IT सेक्शन 3 दैट दे कैन ऑथेंटिकेट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बाय प्रोवाइडिंग और अफिक्सिंग और बाय पुटिंग दैट डिजिटल सिग्नेचर ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। So the authentication of electronic record shall means a compulsion be effected by the use of asymmetric cryptographic technique. Asymmetric means will be using private key only for decryption purpose and public key for encryption purpose। क्लियर है, इसको हम लोग क्रिप्टोग्राफी सिस्टम बोलते हैं। असिमेट्रिक, असिमेट्रिक मीन्स वी हैव टू डिफरेंट कीज, वी यूज टू डिफरेंट कीज, वन फॉर इंक्रिप्शन वन फॉर डिक्रिप्शन। एंड उसके साथ में ये हैश टेबल है। हैश मतलब हम लोगों ने याद है हैश कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था। तो हैश कैलकुलेशन जो हम लोगों ने देखा था वो यहाँ पे वो सेम पैटर्न्स है, याद रखो। इसको हम लोग हैश भी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग मैसेज डाइजेस्ट भी बोलते हैं। So if I just quickly tell you, hash
और वी कॉल इट मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या देखा था, वी हैव सच डेटा जो हम लोगों ने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया। वी माइट बी हैविंग मोर रोज और कॉलम्स टू दिस। देन फाइनली इसका हम लोग हैश कैलकुलेट करेंगे। सो इसको सबसे पहले हम लोग कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। At same point of time we'll be dividing in rows. अब फर्स्ट रो में मैं देखूंगा नंबर ऑफ वंस इवन है ऑड है, तो 1 1 2 3 तीन वन, 3 वन ज्यादा है मतलब ऑड है, तो ऑड है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। देन सेकेंड जो कॉलम है मेरा, इसके अंदर नंबर ऑफ वंस इवन है तो 0 आएगा। देन 1 2 3 वन ज्यादा है, ऑड है तो 1 लिखा। देन अगेन एक ही 1 है, ऑड है, 1 लिखा। देन यहाँ पे एक ही 1 है, ऑड है। देन वापस 2 1 है, इवन है तो 0 लिखूंगा। वापस 1 2 3 तीन वंस है मतलब ऑड है, 1 आएगा। देन 1 एंड 2 2 वंस दैट इज इवन नंबर है तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा। इवन के लिए 0 आएगा। इवन नंबर्स अगर आएंगे, नंबर ऑफ वंस का काउंट अगर इवन है तो वी राइट 0, एंड अगर उसका काउंट अगर ऑड है तो वी राइट 1। देन अभी वी हैव रो 1 रो 2 रो 3 एंड रो 4। इसमें देखेंगे तो रो 1 में वी हैव नंबर ऑफ वंस 1 2 3 क्या है, ऑड है तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। देन रो 2 के अंदर 1 2 3 एंड 4 0 लिखूंगा, बराबर है। रो 3 के अंदर 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, वंस का काउंट ऑड है तो यहाँ पे 1 लिखूंगा। देन 1 2 3 4 एंड 5 अगेन 1 आएगा। अब फाइनल यहाँ पे हम लोग का नंबर आएगा। सो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ 1 का काउंट क्या आ रहा है, 1 2 3 ऑड है, और यहाँ से नंबर का 1 का काउंट क्या आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। दोनों नंबर्स देखो ऑड आ गए, दैट मीन्स कैलकुलेशन इज सक्सेसफुल। फाइनली यहाँ पे मुझे जो हैश कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और दिस विल बी सेंडिंग टू रिसीवर्स एंड, बराबर है। और रिसीवर अपने साइड पे वापस ऐसे हैश या मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करेगा, है ना। हैश और मैसेज डाइजेस्ट ये सेम कैलकुलेशन होगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। वी हैव सपोज 100 kg ऑफ राइस जो मुझे सपोज मुंबई टू दिल्ली भेजना है। वी आर इन मुंबई और यहाँ से मुझे उसको दिल्ली भेजना है। अब जब मैं इसको यहाँ से दिल्ली सेंड कर रहा हूँ तो मैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू भेजूंगा, है ना। ट्रांसपोर्ट वाले के थ्रू आई विल सेंड इट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि ये क्वालिटी राइस ही सेम दिल्ली तक पहुंचेगा। बीच में टेम्परिंग हो सकता है, मतलब ये हाई क्वालिटी राइस चेंज करके लो क्वालिटी राइस आ सकता है। तो मैंने क्या किया, मुंबई से जब मैंने ये राइस बैग ट्रांसपोर्ट के थ्रू दिल्ली भेजा तो उसके साथ में मैं अलग से एक सैंपल कुरियर से मैंने दिल्ली भेज दिया अलग से। तो अब क्या होगा, दिल्ली में जब फाइनल 100 kg का राइस बैग रिसीव होगा तो जो रिसीवर है वो सैंपल में कुरियर से जो अलग राइस आया है छोटा सा, उसको वो मैच करेगा उसको जो राइस बैग आया उसके साथ में। अगर सैंपल और बैग वाला राइस दोनों मैच करता है देन ही विल एक्सेप्ट दिस पैकेज, एल्स ही विल रिजेक्ट इट। तो सेम वो यहाँ पे हैश फंक्शन में होता है कि हम लोगों ने जो मैसेज भेजा है उसके ऊपर हम लोगों ने छोटा सा हैश फंक्शन, ये छोटा सा उसका सैंपल भेजा हुआ है। तो सैंपल और डेटा अगर मैच करेगा, जब आप वापस अगर हैश कैलकुलेट करेंगे रिसीवर एंड पे, देन विल बी एक्सेप्टिंग इट, एल्स विल रिजेक्ट इट। ये कंसेप्ट फॉलो होता है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या रहेगा, पब्लिक की, प्राइवेट की, सब मैंने बता दिया। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पैटर्न 2 कीज रहेंगे, कैसे वर्क करेंगे बता दिया है मैंने, ठीक है। हैश फंक्शन अब भी हम लोगों ने समझा। MD5 या SHA हैश जो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्रिएशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। वहाँ पे डायग्रामेटिक वे में वो पढ़ोगे तो ये पढ़ना बहुत सिंपल लगेगा। उसके बाद में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है, वी ऑल नो, है ना। अब यहाँ पे देखो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल सर्टिफिकेट इटसेल्फ। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, CA के पास से मिलेगा। CA के ऊपर कौन रहता है, CCA होता है, बराबर है। CCA के पास क्या होता है, NRDC होता है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। तो ये सब मैंने बता दिया है। आपके चार्जेस क्या रहेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो आपका इशू होगा उसके अगेंस्ट आपको कितना फी पे करना पड़ेगा, 25,000।
और आप अभी कौन से लेवल का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं या डिजिटल सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, इसके हिसाब से चार्जेस जो है वो चेंज होंगे। इंडिविजुअल पर्सन है, ज़्यादा कोई बड़ा इतना बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट या ऐसा कुछ काम नहीं है तो उसका फ़ीस कम रहेगा। तो जैसे नॉर्मली हम लोग के चार्जेस रहते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के आपके सर्टिफिकेट्स आएंगे और उसके अलग अलग चार्जेस रहेंगे। सो दैट इज़ व्हाट गिवन हियर। सो आपको यहाँ पे सर्टन पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आप इजीली पढ़ सकते हो। ओके, सो डिजिटल सर्टिफिकेट के पहले अब ये यहाँ पे सर्टन आपको पॉइंट्स दिए, देखो, बिफोर इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट CA दैट इज सर्टिफाइंग अथॉरिटी शुड चेक दैट, क्या क्या चेक करना है, यूजर नेम इज शुड नॉट अपीयर एज अ कॉम्प्रोमाइज्ड यूजर्स इन इट्स लिस्ट, करेक्ट होना चाहिए, बराबर है, मतलब आपको कंप्लीट नाम होना चाहिए, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम किसी दो लोगों का सेम हो सकता है तो आपको वो प्रॉपर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप देखो कि हम लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड में जो आपका नाम का स्पेलिंग है उसमें अगर एक वर्ड का एक अल्फ़ाबेट का भी चेंज हो गया और सर्टिफिकेट पे अगर स्पेलिंग अलग है तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये दो सर्टिफिकेट आपको बिलोंग नहीं कर रहा है ना। सो वो सेम वे में आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको बिलोंग कर रहा है, कौन सा आपको बिलोंग नहीं कर रहा है। सो उसके लिए भी वापस हम लोग के पास पॉइंट्स रहेंगे। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, कंप्लाई विद द प्रोसीजर एज डिफाइंड इन हिज सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो अप करना है, बराबर है। वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए हम लोग CA के पास क्या रहता है, वैलिड वेरीफाइंग अथॉरिटी रहता है। देन प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फॉलो करना है। प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स सिर्फ CA को फॉलो नहीं करना है, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो सब्सक्राइबर है उसको भी फॉलो करना है। मतलब जैसे हम लोगों ने बोला कि द सिग्नेचर प्राइवेट की विच सब्सक्राइबर ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट रिसीव्स, तो वो प्राइवेट की जो है यू सपोज टू कीप दैट प्राइवेट की सीक्रेट। तो अगर आप वो प्राइवेट की अगर सीक्रेट नहीं रखोगे देन वन कैन नॉट से कि भाई आपने दुनिया भर को बता के रखा और कि कोई चोरी कर गया और उसको मिसयूज किया, देन वो उनका फॉल्ट या उनका प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने ही उसको प्रॉपरली सिक्योर नहीं रखा था, ठीक है। सो दैट्स वन पॉइंट। उसके आगे क्या बोला है, कंप्लाई ऑल प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स, कंसेंट ऑफ अ पर्सन रिक्वेस्टिंग। अब कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। कंसेंट मतलब आपको वहाँ पे पूछना है कि ओके वी आर इशूइंग योर डिजिटल सर्टिफिकेट बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस आर आर पॉलिसीज़ जो आपको फॉलो करना है। इफ़ यू आर नॉट अग्रीइंग विद द पॉलिसीज़ तो आपको हम लोग सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये भी देखना है कि उसके नाम पे कोई दूसरा तो सर्टिफिकेट नहीं ले रहा है। तो कंसेंट मतलब परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। कंसेंट पूछूंगा मैं, I'll ask and take a person's permission. So digital signature, if he is published or authorized publication of the digital signature, कितने लोगों को हम लोग को पब्लिश करेंगे, रिपोजिटरी में रखना है ना, अप्रूवल लेना है, बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया था रिपोजिटरी क्या होगा। तो आप वो नोट्स पढ़ के आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। देन सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कौन से कंडीशन पे, ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट दैट इफेक्ट्स फ्रॉम, मतलब जिसने सब्सक्राइब किया था वही बोल रहा है कि भाई अभी मुझे नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया, तो आप ये सर्टिफिकेट को ये सिग्नेचर या सर्टिफिकेट को ख़त्म कर दो। देन इफ़ इट इज़ द ओपिनियन दैट द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शुड बी सस्पेंडेड इन अ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जो पर्सन ने इसको इशू किया था वो रॉन्ग पर्पस के लिए इसको यूज़ करा है, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शेल नॉट बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज। अब देखो सस्पेंशन, कॉलेज से सस्पेंड करना और रेस्ट्रिकेट करना, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सस्पेंशन टेम्पररी होगा, रेस्ट्रिकेशन परमानेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही सस्पेंशन है आपका सर्टिफिकेट का, तो पब्लिक इंटरेस्ट में, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट डील होने वाला है कोई दो कंट्रीज़ के बीच में या कोई दो कंपनीज़ के बीच में, तो वो टाइम पे उनके जो भी एम्प्लॉयज़ है और उनके जो भी डिजिटल सिग्नेचर्स है वो हम लोगों ने सस्पेंड कर दिए 15 डेज़ के लिए। तो वो उनका डील सक्सेसफुली होने के बाद में ये सर्टिफिकेट जो है वो हम लोग वापस एक्टिव कर देंगे, सो दैट उनका डील होने के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है एक कंपनी से दूसरे कंपनी के पास में, तो उसके बीच में इसका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी के बाहर लीक ना हो गलती से भी।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबके सिग्नेचर्स सर्टिफिकेट जो है वो सस्पेंड कर देंगे। तो यहाँ पे वही दिया, ऑन सस्पेंशन ऑफ डिजिटल द सीए शेल कम्युनिकेट द सेम टू अ सब्सक्राइबर। मतलब आपको ये ऑफिशियली की ईमेल आ जाएगा सीए के पास से कि भाई सर्टिफिकेट जो है 15 डेज के लिए सस्पेंड है। रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब वापस ले लिया, आपको दिया था सर्टिफिकेट बट अभी वो सर्टिफिकेट वापस ले लिया। तो कभी कभी वापस ले लेंगे। फर्स्ट वेयर द सब्सक्राइबर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज बाय हिम, मतलब अगर मैं हूँ या मेरा अगर मुझे कंपनी के साइड से सर्टिफिकेट मिला था तो जो मैनेजर लेवल है वो बोलेगा कि भाई अभी हम लोगों का ये एम्प्लॉय जो है उसने जो पर्पस के लिए सर्टिफिकेट लिया था दैट पर्पस इज सेटिस्फाइड नाउ, सो यू प्लीज कैंसिल दिस सर्टिफिकेट, या ये सर्टिफिकेट आप वापस ले लो, बराबर है। या फिर जो पर्सन का वो सर्टिफिकेट था उसका डेथ हो गया, या फिर हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट इशू किया था वो टाइम पे जो कंपनी या फर्म था अब वो खत्म होके पार्टनर्स अलग हो गए या वो कंपनी बंद हो गया, तो वो टाइम पे भी वो सर्टिफिकेट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। देन विदाउट प्रीजुडिस टू सीए दैट इज सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवोक द डिजिटल सिग्नेचर, लाइक आपने मतलब आपसे पूछे बिना, आपको बोले बिना सीए जो है आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है कभी। आपने सर्टिफिकेट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दिए थे, बराबर है, आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे दोज डॉक्यूमेंट्स आर फॉल्स और दोज आर नॉट अप टू द मार्क। आपने जो रिक्वायरमेंट बताए थे, जो पर्पस के लिए आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड था, दैट पर्पस इज नॉट इटसेल्फ सेटिस्फाइंग टू सीए। देन सीए मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी का प्राइवेट की या उसका सिक्योरिटी सिस्टम समहाउ गॉट कॉम्प्रोमाइज, मतलब किसी ने सीए का सिस्टम पे ही अटैक कर दिया। तो अभी सीए क्या करेगा, उसने जितने जितने लोगों को सर्टिफिकेट इशू किया है ना सबको कैंसिल करेगा, सो दैट किसी ने सीए का सिक्योरिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करके अपने लिए अगर एक डिजिटल सर्टिफिकेट अगर इशू किया रहेगा तो वो भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए इसके लिए। या फिर सब्सक्राइबर हैज बिन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और डेड, बराबर है, या कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो गया, वो सब आएगा। नाउ सीए सर्टिफाइंग अथॉरिटी लाइबिलिटी इन द इवेंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर कॉम्प्रोमाइज, मतलब अगर डिजिटल सिग्नेचर जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो सिग्नेचर अगर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो वो टाइम पे क्या पॉइंट्स फॉलो करेंगे, दोज आर सम पॉइंट्स विच आर गिवन हियर। ओके, अब नेक्स्ट टाइम आपका इंटरनल है, तो आज मैं इससे ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे थोड़ा सा पॉइंट्स जो यहाँ से 7.3 से। ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। अभी इंटरनल रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो पूछो मुझे। आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं।